ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे एक बीमारी है, जिसके चलते वो अपने घर से कभी भी बाहर नहीं निकली। लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से तब बदल जाती है जब अपने पड़ोस के एक लड़के से उसे प्यार हो जाता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। इस कहानी की शुरुआत में एक 18 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैडी है। मैडी अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि उसे एक रेयर जेनेटिक डिजीज है और इस डिजीज का नाम होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसमें उसकी बॉडी जर्म से इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि अगर वो बाहर के वातावरण में जाएगी तो वो बीमार हो जाएगी, जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। मैडी का हर दिन एक ही जैसा होता है। वो एक्सरसाइज करती है, किताबें पढ़ती है, साथ ही साथ वो आर्किटेक्चर का ऑनलाइन कोर्स भी कर रही होती है। और जब भी वो किसी बिल्डिंग या ऑफिस का मॉडल बनाती है तो वो उसके अंदर एक एस्ट्रोनॉट जरूर रखती है। वो एस्ट्रोनॉट से अपने आप को रिलेट करती है क्योंकि एस्ट्रोनॉट की तरह वो इस पूरी दुनिया से अलग थलग है। उसकी मॉम एक डॉक्टर है, इसीलिए वो उसकी टेक केयर अच्छे से कर पाती है। वो हर रोज उसका चेकअप करती है। साथ ही साथ यहाँ पर उसी की मॉम की एक नर्स होती है जिसका नाम कार्ला होता है। पिछले 15 सालों से हर रोज वो मैडी की टेक केयर करने के लिए यहाँ पर आती है। बिना सैनिटाइज किए कोई भी मैडी से नहीं मिल सकता। इस दुनिया में केवल 3 ही लोग हैं जो मैडी को जानते हैं, जिनसे मैडी मिलती है। एक उसकी मॉम, दूसरी उसकी मॉम की नर्स और तीसरी उसकी नर्स की बेटी। ये 3 ही लोग हैं जिनसे आज तक मैडी मिली है। अब एक दिन मैडी के पड़ोस में एक परिवार शिफ्ट होता है जिसमें एक लड़का भी होता है जिसका नाम ओलिवर होता है। ओलिवर जब मैडी को ऊपर खिड़की पर देखता है तो उसे हाय करता है। मैडी भी उसे हाय करती है और उसी रात को ओलिवर अपनी बहन के साथ मैडी के घर के बाहर आता है। उसके हाथ में केक भी होता है। मैडी की मॉम दरवाजा खोलती है। ओलिवर कहता है कि मेरी मॉम ने भेजा है, दरअसल हम आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और ये एक तरह का हाय है। लेकिन मैडी की मॉम बड़े प्यार से केक लेने से मना कर देती है। और जब ओलिवर मैडी की मॉम से पूछता है कि आपकी बेटी कहाँ है तो वो कह देती है कि वो घर पर नहीं है क्योंकि मैडी किसी भी बाहर के इंसान से नहीं मिल सकती। इससे उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है जिससे उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन ओलिवर जानता है कि वो झूठ बोल रही है, वो घर पर ही है। और रात को जब वो अपने कमरे की विंडो पर होता है तो वो सामने वाली विंडो पर देखता है जहां पर मैडी खड़ी होती है। ओलिवर मैडी को हाय करता है, मैडी भी उसे हाय करती है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। ओलिवर अपनी विंडो पर अपना नंबर लिखता है जिस नंबर पर मैडी हाय भेजती है और इसके बाद इन दोनों के बीच में चैटिंग होना शुरू हो जाती है। ओलिवर मैडी से पूछता है कि मैंने कभी भी तुम्हें घर के बाहर नहीं देखा, क्या तुम्हें घर पर हाउस अरेस्ट किया गया है? मैडी उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि वो कभी भी घर के बाहर नहीं आई क्योंकि उसे बीमारी है। अगर वो बाहर आएगी तो उसे इन्फेक्शन या वायरस का खतरा है जिससे उसकी जान जा सकती है। और अब इसी तरह से इन दोनों के बीच में हर रोज बातें होना शुरू हो जाती है। ये दोनों ऐसा महसूस करते हैं जैसे एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक दूसरे से पास होकर भी बहुत दूर है क्योंकि मैडी कभी भी घर से बाहर नहीं आ सकती। अब एक दिन जब मैडी ओलिवर से चैटिंग कर रही होती है तो उसकी नर्स कार्ला को शक हो जाता है। कार्ला उससे पूछती कि कौन है। हालांकि मैडी उससे झूठ बोलने की कोशिश करती है लेकिन कार्ला समझ जाती है कि मैडी झूठ बोल रही है। इसीलिए मैडी को कार्ला को सब कुछ बताना पड़ता है। मैडी कार्ला से कहती हो सकता है कि ओलिवर कभी हमारे घर पर विजिट कर सके, लेकिन कार्ला मना कर देती क्योंकि वो जानती है कि ये मैडी के लिए सही नहीं है। साथ ही साथ कभी भी मैडी की मॉम इस चीज के लिए अलाउ नहीं करेगी। अब उसी रात को ओलिवर मैडी के घर के बाहर आता है जहां पर एक बहुत बड़ा गिलास होता है और ये दोनों गिलास के एक दूसरी तरफ होते हैं, यानी कि ये दोनों बहुत पास हैं। ओलिवर गिलास पर हाथ लगाता है और मैडी भी उसके हाथ पर हाथ लगाती है, यानी कि दिन गुजरने के साथ साथ इनके बीच में जो दूरियां होती है वो कम हो रही होती है और दिल में जो एक दूसरे के लिए प्यार होता है वो लगातार बढ़ रहा होता है। और इस बात का एहसास मैडी की नर्स कार्ला को होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पिछले 15 सालों से है। और एक दिन कार्ला मैडी के पास आती है। वो उसे कहती है कि मैंने ओलिवर को घर पर इनवाइट किया है लेकिन तुम एक दूसरे से दूर रहोगे, एक दूसरे को टच नहीं करोगे। मैडी को इस बात से बहुत खुशी होती है और आज कई महीनों के बाद उसने व्हाइट टी शर्ट को छोड़कर किसी और कलर का टी शर्ट पहना है। वो हमेशा व्हाइट कलर की ही टी शर्ट पहनती है ताकि उस पर कुछ भी गंदगी लग जाए तो इन्हें साफ साफ दिख जाए। और अब ओलिवर और मैडी एक दूसरे के सामने होते हैं। हालांकि ये दोनों नर्वस भी होते हैं लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से मिलने की खुशी भी है। पहली बार ये आमने सामने एक दूसरे से बातें करते हैं।
ओलिवर मैडी से पूछता है अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिले तो तुम कहाँ जाना चाहोगी। वो कहती कि मैं ओशियन देखना चाहूंगी, क्योंकि धरती का 72% हिस्सा ओशियन है और ना ही कभी मैंने ओशियन को देखा है। ये दोनों इसी तरह से एक दूसरे से बातें करते हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। तभी वहां पर कार्ला आ जाती है। वो इनसे पूछती क्या तुमने एक दूसरे को टच किया। ओलिवर कहता है कि नहीं। इसके बाद वो ओलिवर को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने इन दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए आधा घंटा ही दिया था। ओलिवर के वहां से जाने के बाद कार्ला मैडी का पूरा बॉडी चेकअप करती है। मैडी अभी भी ओलिवर की यादों में खोई होती है, क्योंकि ये उसके जीवन का एक ऐसा अनुभव था जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। मैडी कार्ला से पूछती कि वो ओलिवर से फिर कब मिल सकती है। कार्ला उसे कहती तुम्हें कम से कम 1 हफ्ता रुकना होगा ताकि मैं तुम्हारी बॉडी को मॉनिटर कर सकूं। लेकिन शायद मैडी के लिए ये 1 हफ्ता भी कई महीनों के बराबर है, क्योंकि वो प्यार के एहसास के उस छोर पर खड़ी है जहां पर इंसान को प्यार के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। और मैडी ओलिवर को कॉल करती है और वो कहती कि 4 जुलाई को कार्ला नहीं आएगी, क्योंकि यूएस में 4 जुलाई को उनका इंडिपेंडेंस डे होता है और उस दिन उसकी मॉम की डबल शिफ्ट भी होती है। तो वो ओलिवर को अपने घर पर इनवाइट करती है और एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस बार मैडी अपने आप को रोक नहीं पाती। वो ओलिवर को छूना चाहती है, उसे किस करना चाहती है। हालांकि ओलिवर ऐसा करने से हेजिटेट भी करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। लेकिन मैडी उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ये दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। मैडी के जीवन में ये एहसास बिल्कुल अलग है, ऐसा उसने कभी भी जीवन में फील नहीं किया। अब अगली सुबह जब मैडी विंडो पर बैठी होती है तो वो वहां से देखती है कि ओलिवर और उसके पिता के बीच में आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं और तभी उनके बीच में हाथापाई हो जाती है। ओलिवर के डैड उसे पंच मारते हैं, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर मैडी पूरी तरह से परेशान हो जाती है और वो भागती हुई घर के बाहर आ जाती है। इस वक्त मैडी की मॉम भी घर पर होती है और ये देखकर वो भी पूरी तरह से हैरान होती है। मैडी सीधा ओलिवर के पास जाती है। वो उसे पूछती क्या तुम ठीक हो। ओलिवर मैडी को बाहर देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। वो उसे वापस घर के अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बाहर रहेगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैडी की मॉम भी वहां पर आ जाती है और वो उसे घर के अंदर ले जाती है। और अब मैडी की मॉम को शक हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर नहीं है। मैडी अपनी मॉम को कहती कि हम दोनों इंटरनेट पर बातें करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। पर उसी रात को मैडी अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है। वो कहती कि वो ओलिवर को बहुत पसंद करती है, उसे ओलिवर की हर चीज अच्छी लगती है। उसकी मॉम भी इन बातों को समझती है, पर वो अपनी बेटी की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहती। वो अपनी बेटी से कहती कि तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। मैडी कहती मैं उससे कभी भी नहीं मिली। पर अगले पल मैडी की मॉम उसके हाथ में ओलिवर का हेयर बैंड रख देती है, जो उस वक्त उसके घर पर छूट गया था जब वो पहली बार मैडी से मिलने के लिए आया था। और अगली सुबह वो अपनी नर्स को, जिसका नाम कार्ला है, जिससे मैडी बहुत कनेक्टेड है, उसे काम से निकाल देती है। हालांकि मैडी अपनी मॉम को ऐसा करने से मना भी करती है। वो कहती है आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसकी मॉम उसकी कोई बात नहीं सुनती। और अगले पल मैडी की तबीयत भी खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी बाहर के वातावरण को टॉलरेट नहीं कर सकती। शाम को जब वो नॉर्मल होती है तो विंडो के पास जाती है, जहां पर ओलिवर उसका इंतजार कर रहा होता है। ओलिवर उससे इशारे से पूछता है कि तुम्हारा फोन कहाँ है। वो कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है। वो एक पेपर पर लिखकर पूछता है कि तुम्हारा इंटरनेट। वो कहती है इंटरनेट भी नहीं है। दरअसल उसकी मॉम ने सब कुछ कट करवा दिया होता है ताकि वो ओलिवर से बात ना कर पाए। ओलिवर मैडी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो इशारे से उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर अब मैडी की नर्स भी बदल चुकी है। वो अपनी मॉम से कहती है कि मिसिस कार्ला को वापस ले आओ, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। वो कहती है कि कार्ला को किसी स्ट्रेंजर को घर पर नहीं लाना चाहिए था। मैडी कहती है कि ओलिवर स्ट्रेंजर नहीं है। उसकी मॉम उसे समझाती है। वो कहती है कि तुम्हारी दुनिया घर के अंदर है और ओलिवर की दुनिया घर के बाहर। आज नहीं तो कल उसे कोई और लड़की मिल जाएगी और उस वक्त तुम्हें बहुत हर्ट होगा। मैडी को अपनी मॉम की बात सही लगती है और वो सोचती है कोई क्यों एक बीमार लड़की से प्यार करेगा, और वो इमेजिन करना शुरू कर देती है कि एक दिन ओलिवर उसी के सामने अपने ट्रक पर बैठकर किसी लड़की के साथ चला जाएगा। और अब वो ओलिवर का कॉल भी रिसीव करना बंद कर देती है। और एक सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके ग्लास पर बहुत सारे ओशियंस की फोटोज चिपकी होती है और उन्हीं फोटोज में एक नोट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि हर एक ओशियन ही डिजर्व करता है कि तुम उसे देखो। क्योंकि मैडी हमेशा से ओशियन देखना चाहती है, इसीलिए उसने सभी ओशियंस की फोटोज
फोटोज वहां पर लगाई होती है। और अब मैडी फैसला करती है कि उसकी जितनी भी जिंदगी है वो उसे खुल कर जिएगी। और वो अपनी मॉम को एक लेटर लिखती है। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आप स्ट्रांग है, आप मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, पर ये काफी नहीं है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और मैं ये ओलिवर के लिए नहीं कर रही, बल्कि ओलिवर से मिलने के बाद मेरे अंदर का, मेरी जिंदगी का जो नया हिस्सा मेरे सामने आया है, मैं उसके लिए कर रही हूँ। आपको याद है हमने द लिटिल प्रिंस किताब एक साथ पढ़ी थी, जिसमें प्रिंस आखिरी में मर जाता है। उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ था, मुझे लगा था कि उसे नहीं मरना चाहिए था, पर अब मैं उस बात को समझ सकती हूँ कि प्रिंस ने ऐसा क्यों किया था। मैं मौत को नहीं चुन रही, पर अगर मैं नहीं गई तो मैं कभी ये नहीं समझ पाऊंगी कि जिंदगी क्या होता है, जीना क्या होता है। और वो लेटर लिखकर वो घर से बाहर निकल जाती है। वो सीधा ओलिवर के पास जाती है। ओलिवर उसे देखकर घबरा जाता है। वो कहता है कि तुम्हें घर अंदर जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैडी उसे झूठ कहती है कि मैं एक थेरेपी ले रही थी जिसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया। ये एक जीन थेरेपी है और उस थेरेपी को अब मुझे टेस्ट करना होगा। मेरी मॉम नहीं चाहती कि मैं कभी भी बाहर जाऊं, क्योंकि वो मुझे खोने से डरती है। ओलिवर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। मैडी ओलिवर से कहती है, क्या मैंने तुम्हें कभी भी झूठ कहा? ओलिवर कहता है कि नहीं, और वो उसकी बात से कन्विंस्ड हो जाता है। ओलिवर पूछता है कि हम जाएंगे कहाँ? मैडी कहती कि हवाई। मैंने हम दोनों की प्लेन्स की टिकट बुक कर ली है और ये दोनों की दोनों हवाई के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं मैडी की मॉम को जब लेटर मिलता है तो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। वो ओलिवर की बहन के पास जाती है और पूछती कि तुम्हारा भाई कहाँ है, लेकिन उसकी बहन को नहीं पता होता कि उसका भाई इस वक्त कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ओलिवर और मैडी हवाई में बहुत एंजॉय करते हैं। मैडी पहली बार समंदर के पानी में जाती है, जो कि हमेशा से उसका एक सपना था। मैडी यहाँ पर वो हर चीज फील करती है, एंजॉय करती है, जो सिर्फ उसने इंटरनेट पर देखा था, जो वो हमेशा से करना चाहती थी। और उसी रात को मैडी और ओलिवर होटल के रूम में एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगली सुबह जब मैडी वॉशरूम में होती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने घर पर होती है। मैडी को अब एहसास हो चुका है कि उसकी और ओलिवर की जिंदगी, दुनिया अलग अलग है, और वो ये फैसला करती है कि अब वो कभी भी ओलिवर से बात नहीं करेगी। वो ओलिवर से कहती है कि तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग अलग है। हालांकि ओलिवर उसे कई बार मेल भी करता है। वो उसे मेल करता है कि काश मैं तुमसे बात कर सकता, लेकिन वो उसके मेल का कोई भी जवाब नहीं देती। और उसी रात को देखती है कि ओलिवर अपनी मॉम और अपनी बहन के साथ गाड़ी से यहाँ से जा रहा होता है। वो जल्दी से उस मेल को खोलती है जो मेल ओलिवर ने उसे भेजा होता है। उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालांकि मैंने अपने आप को कई बार रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने तुम जैसी लड़की कभी नहीं देखी। मैंने अपनी मॉम को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया और उनका कहना है कि तुम बहुत ब्रेव हो। तुम्हारे साथ रहकर मेरे अंदर भी हिम्मत आती है। पर आज मैं अपनी मॉम और अपनी बहन के साथ यहाँ से न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। दरअसल ओलिवर के पिता बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद वो उसकी मॉम पर बहुत अत्याचार करते हैं, इसीलिए वो उसके पिता को छोड़कर यहाँ से जा रहे होते हैं। ओलिवर मैडी को खिड़की पर देखता है और मैडी भी ओलिवर को जाते हुए देखती है। ओलिवर के जाने के बाद मैडी बहुत उदास हो जाती है और तभी उसे हवाई से उस डॉक्टर का कॉल आता है जिसने उसका वहां पर चेकअप किया था। और वो कहती है कि तुम्हारी रिपोर्ट आ चुकी है। तुम्हें मायोकार्डाइटिस इसलिए हुआ था क्योंकि तुम्हारी बॉडी का इम्यून पावर बहुत वीक है, तुम्हें इन्फेक्शन हो गया था। मायोकार्डाइटिस में हार्ट रेट नॉर्मल नहीं होता और कभी कभी ये हार्ट अटैक का एक रीजन भी होता है। मैडी डॉक्टर को बताती है कि उसे स्किड है, यानी कि सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। डॉक्टर मैडी से कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैडी कहती कि बचपन से मुझे ये बीमारी है। डॉक्टर उसे बताती कि अगर तुम्हें ये बीमारी होती तो तुम कभी भी इस इन्फेक्शन में बच नहीं पाती। और ये सुनकर मैडी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वहां पर उसकी जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं वो उन रिपोर्ट्स को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी शुरुआत की रिपोर्ट्स वहां पर नहीं होती। तभी मैडी की मॉम भी वहां पर आ जाती है और जब मैडी अपनी मॉम से इस बारे में पूछती है तो उसकी मॉम कहती है उस डॉक्टर को नहीं पता, ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हर कोई इसे नहीं समझ सकता, इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं और जिस डॉक्टर ने तुम्हें ये बताया वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैडी अपनी मॉम से कहती है अगर ऐसा है तो मेरे पेपर्स कहाँ हैं? तुम्हारे पास मेरी बीमारी के हर रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन किसी भी रिकॉर्ड में ये नहीं लिखा कि मुझे स्किड यानी कि सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी की बीमारी है। मैडी की मॉम उसके पेपर्स ढूंढने का बहाना भी करती है, लेकिन मैडी समझ जाती है कि उसकी मॉम झूठ कह रही है और वो घर से भाग जाती है। घर से भागने के बाद वो अपनी पुरानी नर्स
कार्ला को कॉल करती जो उसे लेने के लिए आती है, और वो कार्ला और उसकी बेटी के साथ उसी के घर पर स्टे करती है। इसके बाद वो अपनी पूरी बॉडी का चेकअप भी करवाती है और डॉक्टर ये कंफर्म करते हैं कि उसे SCID यानी कि स्किड की बीमारी नहीं है। मैडी पूछती फिर मैं हवाई में बीमार क्यों हुई। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा इम्यून पावर एक बच्चे की तरह है जो कभी भी डेवलप नहीं हो पाया। दरअसल मैडी हमेशा से एक ऐसे वातावरण में रही जहां पर किसी भी तरह का वायरस इन्फेक्शन, किसी भी तरह की गंदगी नहीं थी, इसीलिए उसका इम्यून पावर हमेशा से वीक रहा और अब वो ये सच्चाई जानती है। मैडी की मॉम उससे मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि जब तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई तो तुम बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। 3 दिन तक तुम इमरजेंसी रूम में थी। मुझे बताया गया कि तुम्हें किसी तरह की एलर्जी है, लेकिन साफ साफ कुछ भी पता नहीं चला। मुझे एक लिस्ट दी गई और कहा गया कि तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखना है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें खोने के डर से ये सब किया। वो मैडी को अपने गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। मैडी भी समझती है कि उसकी मॉम ने ऐसा क्यों किया था। उसकी मॉम उसके डैड से, उसके भाई से बहुत प्यार करती थी। वो मैडी से भी बहुत प्यार करती है। मैडी भी अपनी मॉम को माफ करके हमेशा के लिए उनके पास जाना चाहती है, लेकिन सबसे पहले वो सब करना चाहती है जो उसने जिंदगी में नहीं किया, जो वो हमेशा से करना चाहती थी। मैडी सीधा न्यूयॉर्क जाती है और वहां पर वो ओलिवर से एक लाइब्रेरी में मिलती है। ओलिवर उसे देखकर शॉक्ड भी होता है और खुश भी। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए। मैडी कहती कि शायद नहीं, और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ से एक बार फिर से इनका रोमांस शुरू हो जाता है। साथ ही साथ मैडी अपनी मॉम के साथ अपने रिश्ते पहले की तरह नॉर्मल करने की भी कोशिश करती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। $10 मिलियन के बजट से बनी इस फिल्म ने $62 मिलियन की कमाई की। उम्मीद करते हैं कि ये प्यारी सी लव स्टोरी आपको पसंद आई होगी।